नमस्ते, आप सभी का स्वागत। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मर्द साहब। मैं हूं अभिनव सरवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य। आज हम उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2023 के लिए जो हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र आयोजित किया गया था उसके विषय में उसकी उत्तर तालिका पर बात करेंगे। समस्त प्रश्नों के उत्तर आपके सामने यहाँ रखे जाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो हमारे नोट्स में से वैसे सारे के सारे प्रश्न ही आए हैं, लेकिन कुछ के और अंत में इस पूरे वीडियो के अंत में उनकी पीडीएफ या उनकी फ़ोटो है वो चस्पा की गई है। आप देखें, पूरा समय है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक था 80। यहाँ कुछ निर्देश लिखे हुए थे वो आपने देख ही लिए होंगे। निर्देश के बाद आता है सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, जिसका अंक भार है 6 अंक, अर्थात एक एक अंक के 6 प्रश्न थे। ये पूरा का पूरा गद्यांश था और इस गद्यांश में से हमें उत्तर छांट कर लिखने थे। तो हम सीधे प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका उचित शीर्षक होगा भारतीय संस्कृति में पारिवारिक एवं सामाजिक महत्व। दूसरे प्रश्न का उत्तर है एकांत साधना पर। तीसरा प्रश्न है सामाजिकता की अपेक्षा किस पर अधिक महत्व दिया है। तो पारिवारिकता को अधिक महत्व दिया गया है। प्रश्नों पर नहीं चलेंगे। पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ाने का कार्य बढ़ाना श्रेयस्कर माना गया है। तो वह है सामाजिकता। ग्रहण का विपरीत अर्थ होगा त्याग। और व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है। सम्मिलित परिवार की प्रथा को अत्यधिक बढ़ाते रहने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कदम कदम पर वाला मामला है वो आपके सामने यहाँ है ही। तो यहाँ था मामला कि इसके प्रश्न उत्तर यदि हम देखें तो काव्यांश आप पढ़ लीजिए खुद और इसके प्रश्न उत्तर देखें तो इसका शीर्षक क्या है। तो मुझे कदम कदम पर इसका शीर्षक है चौराहे पर। चौराहे कैसे मिलते हैं तो बाहें फैलाएं। चूंकि यहाँ चौराहे कैसे मिलते हैं, यदि इसको व्यंजना में लिया जाता तो नव स्वागत करते हुए मिलते हैं ऐसा माना जा सकता था, लेकिन चौराहे और बाहें फैलाएं काव्यांश शुरू ही यहीं से होता है। तीसरा प्रश्न है, एक पैर रखता हूँ 100 राहें फूटती हैं। यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा कवि को काव्य के लिए अनेक विकल्प प्राप्त होते हैं। 10वां प्रश्न है, अपने का विलोम शब्द है पराये, फूटती का तत्सम है स्फुटन। और काव्यांश का मूल कथ्य है तो यहाँ पर है काव्यांश का मूल कथ्य हो जाएगा जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना। यहाँ पहले खालिस्तान में हो जाएगा रस से। दूसरे में हो जाएगा ये श्रुति कटुत्व तो काव्य दोष। दूसरे में क्या है, श्रुति कटुत्व है क्योंकि यहाँ पर मूर्धन्य वर्णों की संख्या ज़्यादा है। तीसरे में हो जाएगा मात्रा की संख्या निर्धारित होती है या मात्राओं की संख्या निर्धारित नियत होती है। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। और चरण सरोज पखारन लगा में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक। और यहाँ पर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। रूपक अलंकार इसलिए क्योंकि चरण रूपी सरोज रूपी चरण, तो यहाँ रूपक शब्द प्राप्त होता है। उपमा अलंकार की परिभाषा, यदि उपमा अलंकार की परिभाषा पूछी गई है पहले में, तो यहाँ पर है कि सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार की प्राप्ति होती है। दूसरा, ये सारे हूबहू नोट्स में से यूं के यूं हैं, कहती हुई यूं उत्तरा के ये उदाहरण ही लिखवाया था। इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाएगा। समाचार लिखने की एक विशेष शैली होती है तो विशेष शैली है उल्टा पिरामिड शैली। और इसके अंदर यदि विवरणात्मक विश्लेषणात्मक इत्यादि प्रकार कर सकते हैं। ये इन शैलियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न समझ से बाहर है, मेरी समझ में नहीं आया है। विचारपूर्ण लेखन क्या होता है, ये हूबहू आया है तो इसके लिए उत्तर लिखा जाएगा कि अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले आलेख, लेख, टिप्पणियां और विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाने वाले स्तंभ ही विचार परक या विचारपूर्ण लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं। सफल साक्षात्कार के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कारकर्ता के ज्ञान, संवेदना, कूटनीति, धैर्य, साहस व जवाब में से सवाल बनाने की कला पर निर्भर करती है। सरोज स्मृति किस पर केंद्रित है। तो निराला की कविता सरोज स्मृति उनकी दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ की विधा का नाम है यात्रा वृत्तांत। और किस संग्रह से लिया गया है तो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित धुंध से उठती धुन नामक पाठ से लिया गया है। कच्चा चिट्ठा
का मूल विषय क्या है, तो कच्चा चिट्ठा जो पाठ है उसका मूल विषय माना जाएगा कि लेखक कम से कम या बगैर किसी कोई ज़्यादा खर्च किए कि बगैर किसी विशेष खर्च के इलाहाबाद संग्रहालय के लिए हजारों मृण मूर्तियाँ, पाषाण मूर्तियाँ, सिक्के, मनके व भोजपत्रों पर लिखे हुए ग्रंथों का संकलन करने का कौशल के विषय में पाठकों को अवगत करवाना ही मूल विषय था। और शब्दों से जुड़ना, प्ले विद द वर्ड्स, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। यह कथन किसका है? यह अंग्रेज कवि W.H. ऑर्डेन का है। ये किसका कथन है? तो इसका कथन इस प्रकार से लिखेंगे, W.H. ऑर्डेन। ये W.H. ऑर्डेन का कविता कैसे बनती है कविता नामक पाठ और अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। 10वां प्रश्न है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या होता है? तो वह है संवाद। किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो उसे कथन कहते हैं। और पहचान कहानी में राजा को कैसी प्रजा पसंद है? तो अंधी, बहरी व गूंगी प्रजा पसंद है। विशेष लेखन में डेस्क क्या होता है? कि किसी विशेष विषय पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए मीडिया के कार्यालय में तय किए गए स्थान को ही डेस्क कहते हैं। विशेष लेखन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखते हुए एक क्षेत्र को बताइए। तो किसी को भी लिख सकते हैं कि किसी भी जैसे खेल कारो विशेष लेखन में कई प्रकार शामिल किए जाते हैं, जिनमें से रोजमर्रा और दैनिक जीवन के अलावा खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली इत्यादि माने जा सकते हैं। यथार्थ में रोचते विश्वम पाठ में लेखक ने कवि की तुलना किससे की है और मनुष्य को साहित्य किसकी प्रेरणा देता है? दो प्रश्न पूछे कि कवि की तुलना किससे की है और साहित्य क्या प्रेरणा देता है। तो कवि की तुलना की गई है प्रजापति या ब्रह्मा से, और मनुष्य को साहित्य प्रेरणा देता है अपने अंदर बदलाव करने की और संसार को बदलने की प्रेरणा देता है। फणीश्वर नाथ रेणु और भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय और मलिक मोहम्मद जायसी और केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय, ये दोनों ही आपको इस पूरे वीडियो के अंत में एक साथ मिलेंगे। तोड़ो कविता का मूल भाव क्या है? तो तोड़ो कविता का मूल भाव है, ये रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी हुई है कि मनुष्य के मन में व्याप्त ऊब और खिज को खत्म करके सृजन लायक बनाने के लिए कवि पाठकों का आह्वान करता है कि हमें हर एक प्रकार की खिज और ऊब को त्याग ना होगा। अगला प्रश्न है, अंगद ने रावण को कैसे समझाया? पठित रामचंद्र चंद्रिका के अंश के आधार पर लिखिए। तो इसमें था, अंगद को जब बंदे बनाकर रावण के समक्ष पेश किया गया तो रावण से अंगद कहते हैं कि राम से तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि तुमसे धनुष से खींची हुई एक रेखा तक पार नहीं हो पाई, जबकि राम का जो दूत है वह पूरे समुद्र को लांघ कर यहाँ तक आ गया। उसने पूरे समुद्र को बांध दिया, अर्थात पुल बना दिया। और इसके अलावा कि तुमने हनुमान की पूंछ जलाने का विचार किया था या का प्रयास किया था, पूंछ तो नहीं जली, लेकिन हीरे मोतियों से जड़ी हुई तुम्हारी लंका जरूर जल गई। अतः तुम्हारी राम से कोई तुलना नहीं की जा सकती, राम तुमसे बहुत बड़े हैं। साझा नामक कहानी समाज के किस वर्ग के कथानक को लेकर लिखी गई है? तो ये पूंजीपति वर्ग को लेकर लिखी गई है। लेकिन इससे पहले हमें एक छोटा सा वाक्यांश इसमें और जोड़ना होगा कि उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद किसानों की जमीन और उनके उत्पादन को हड़पने की कोशिश करने वाले पूंजीपति वर्ग पर लिखी गई है। और इस कहानी के लेखक का नाम है असगर वजाहत। झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि जल जाने का दुख न था, पोटली का दुख था उस पोटली का। उपयुक्त वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो ये सूरदास के लिए कहा गया है। और पोटली में क्या था? तो पोटली के अंदर 500 से 500 प्लस रुपए थे। आरोहण पाठ पहाड़ियों के जीवन, संघर्ष और विपदाओं की जीवंत कहानी है, कैसे स्पष्ट करें? इसका उत्तर नीचे हाथ से लिखा हुआ मिलेगा। और बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? तो बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने अपने गांव नंगा तलाई का वर्णन किया है। और नंगा तलाई के गांव के नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और अमेरिका की खाऊ जड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया है? तो ये इसका जो उत्तर है वह भी अंत में एक PDF एक फोटो के माध्यम से आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा।
संवदिया कहानी की मूल संवेदना और जहाँ कोई वाप से नहीं, पाठ में किन सरोकारों और यातनाओं पर को रेखांकित किया गया है। तो संवदिया कहानी की मूल संवेदना कि एक तो संवदिया नाम का जो पात्र होता है कहानी में, जरूरी नहीं कि हरगोविंद ही हो, कोई भी हो सकता है, जो संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर लाने और ले जाने का काम करते हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेश और प्रस्तुत करने का जो तरीका है उस पर बात की गई है। बड़ी बहुरिया के माध्यम से गांव, समाज और संवदिया के चरित्र का रहस्योद्घाटन किया गया है। जहां कोई वापसी नहीं, इस पाठ में किन सरोकारों और यातनाओं को रेखांकित किया गया है कि विकास के नाम पर आने वाली परियोजनाओं के कारण से वहाँ के स्थानीय निवासियों को निर्वासित होना पड़ता है। अपना घर, जमीन, जगह, पशु पक्षी, जो भी पड़ोसी, वो तमाम चीज़ें उनको सदा सदा के लिए छोड़नी पड़ती हैं। प्राकृतिक आपदा में होता है कि आपदा के खत्म होते ही हम वहाँ वापस आ सकते हैं, लेकिन विकास के नाम पर आने वाली परियोजनाओं के कारण से होने वाले विस्थापन के बाद व्यक्ति चाहकर भी उस स्थान पर आ नहीं सकता। तो इन यातनाओं की तरफ और इन सरोकारों की तरफ लेखक निर्मल वर्मा ने इशारा किया है। देवसेना का गीत पाठ का मूल कथ्य क्या है? तो देवसेना कौन थी? देवसेना का गीत ये जो है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित स्कंदगुप्त नामक और नाटक से लिया गया है। इस नाटक के माध्यम से और देवसेना के माध्यम से, इस नाटक की नायिका देवसेना के माध्यम से, नायक हैं इसके स्कंदगुप्त और नायिका देवसेना। देवसेना के माध्यम से व्यक्ति के जीवन की विडंबना, उसकी वेदना के विषय में बातें की गई है और साथ ही प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। देवसेना के सामने तमाम तरीके की दुर्बलताएं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी ज़िंदगी में लोहा लेती है या ज़िंदगी से लोहा लेती है, अर्थात संघर्ष करती है। और यही संघर्ष दिखाने का कार्य देवसेना का गीत नामक रचना के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने किया है। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित कैसे है कि केदारनाथ सिंह कहते हैं कि जब मैं स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते एक बच्चे से मैंने पूछा कि हिमालय किधर है, तो बच्चे ने कहा उधर उधर, और उस तरफ इशारा कर दिया जिस तरफ उसकी पतंग उड़ी जा रही थी। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का अपना एक सत्य होता है। उस बच्चे का मन उस समय हवा में था, पतंग के साथ था, तो उसे हर चीज़ उस अपने पतंग की तरफ ही दिखाई दे रही थी। आगे है सूरदास की झोंपड़ी पाठ में भैरव नामक पात्र के नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले लोग कैसे दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार के भैरव नाम जैसे, या भैरव नाम का जो पात्र है, उस पात्र की जो जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, अपनी पत्नी को पीटता है, शराब पीता है और चोरी करता है, आग लगा देता है उसके घर में। तो इस प्रकार से वो किसी व्यक्ति को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार के पात्र, इस प्रकार के लोग हमें हर गांव, शहर, मोहल्ले में देखने को मिल जाते हैं। और ये वो जो पात्र होते हैं, वो ही पात्र सूरदास की झोंपड़ी में भैरव नामक पात्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ में किसकी आत्मकथा है, स्पष्ट कीजिए। तो यह आत्मकथा विश्वनाथ त्रिपाठी की है, जिसमें वे अपने बचपन के माध्यम से अन्य सभी लोगों के बचपन, वहाँ की सर्दी, गर्मी, बरसात, वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि सांप और बिच्छू, फूल, दवाइयाँ, इन तमाम चीज़ों के विषय में लेखक ने बताने का प्रयास किया है। और ये जो व्याख्या है, ये केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से आई है। जो है वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। ये इसका उत्तर आपको लास्ट में मिलेगा। पुल की शरीर सभा भय ठाडे, ये 3 चौपाइयाँ ही हैं, इनका उत्तर भी आपको अंत में मिल जाएगा। और ये जो 2 गद्यांश आप देख रहे हैं व्याख्या के लिए, ये पहला आया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ कुटज से, और दूसरी है ये यथास में रोचते विश्वम रामविलास शर्मा के द्वारा रचित निबंध से। और अगला बात करें तो 4 प्रकार के यहाँ पर 4 शीर्षक आए हैं निबंध से संबंधित। तुलसीदास की रचनाएं, यहाँ सिर्फ 12 रचनाओं के नाम नहीं लिखे कर, उन 12 रचनाओं की विशेषताएं, उनकी साहित्यिक भाषा, उनकी कला पक्ष, उनके भाव पक्ष और उनमें वर्ण विषय जो है उस विषय के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करनी थी। वैश्विक महामारी आपको कोविड का यहाँ पर कर सकते थे, और जीवन में हमारे नैतिक मूल्य हैं उनका, जैसे दया, परोपकार, सहिष्णुता,
सहयोग, ये तमाम चीज़ें हैं, उनका वर्णन यहाँ करना था। और स्वावलंबन में अपना कार्य खुद करें, अनुशासित रहें और किसी दूसरे पर निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर बने। इन सभी चीज़ों का जिक्र हमें स्वावलंबन नाम के स्वावलंबन शीर्षक निबंध के अंतर्गत करना था। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। ये साहित्यिक परिचय आप किसका देख रहे हैं? फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्यिक परिचय देख रहे हैं। ये इनका भाव पक्ष है और ये इनका कला पक्ष है। नीचे एकाज इनके विषय में और वर्णन है और नीचे ये आपकी इनके रचनाओं के नाम देख पा रहे हैं। दूसरा है भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय। तो भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय 1915, रावलपिंडी, अविभाजित भारत, वर्तमान का पाकिस्तान, 2003 में निधन। अब यहाँ से आता है, ये आप उर्दू मिश्रित हिंदी में लेखन कार्य किया करते थे और तमाम चीज़ें यहाँ से आपको लिखनी थी। वर्णनात्मक संस्मरणात्मक शैलियों का प्रयोग करते थे। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। ये केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। भाव पक्ष आ गया, ये अब इनका कला पक्ष आ गया। अब यहाँ पर वीडियो को रोक कर इनके विषय में पूरी जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये अंगद वाले पाठ का जो है वह आ गया है यहाँ पर। और अंगद वाले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से पूरा आराम से लिख सकते हैं कि पूंछ तो जली नहीं, लेकिन हीरे जवाहरातों से जड़ी तुम्हारी सोने की लंका जरूर जल गई। अब बता, तुम में और राम में क्या बराबरी है? राम से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है कि पहाड़ों में जीवन अत्यंत कठिन होता है या पहाड़ों में जीवन जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। इस आशय से संबंधित जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा भी गया है कि किसी की खूबसूरती किसी दूसरे की आफत है ना, किसी की आफत बन जाती है। तो वो आफत किस प्रकार से बनती है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगला है बिस्कोहर की माटी पाठ का संदेश क्या है? तो बिस्कोहर की माटी पाठ से संबंधित जो प्रश्न था, ग्रामीण जनजीवन का वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस में मिल जाएंगी। और उसके बाद में देखते हैं कि लेखक को क्यों लगता है कि विकास की हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अब सभ्यता है। आप क्या मानते हैं? तो ये जो अमेरिका की विकास पद्धति वाला मामला था वो सारा उत्तर यहाँ से और नीचे तक आपको यहाँ से लिखना था। वीडियो को रोक कर देख सकते हैं चाहे तो, यदि आपने लिख दिया है तो जैसा भी है वो ठीक है। अब ये व्याख्या थी केदारनाथ सिंह के बनारस वाले पाठ से। तो यहाँ व्याख्या आपको यहाँ हाथ से लिखी हुई है सारी की सारी चीज़ें। ये पुल की शरीर स्वभाव है ठाडे, ये पहली चौपाई है। उसके बाद में मैं जानऊँ निजनाथ स्वभाव, ये दूसरी चौपाई है, उसकी व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं शिशुपनते परिहर्यऊ न संगु। तो ये इनकी तीसरी चौपाई थी जिसका अर्थ है, जिसकी व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है। आपने क्या लिखा है? बहुत अच्छा लिखा है, जैसा था वैसा हो गया। और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।